नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मूल विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 यह एक ऐसा कानून है जो यौन शोषण के लिए मनुष्यों की खरीद फरोख्त यानी तस्करी को अपराध घोषित करता है। और यह अधिनियम वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 यानी ITPA। यह पारित कब हुआ? तो यह 30 दिसंबर 1956 को पारित हुआ और लागू भी 30 दिसंबर 1956 से यह भारत में हो गया था। इसमें वर्तमान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 25 धाराएं हैं, जबकि अध्याय इसमें 0 हैं। और अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें एक अनुसूची है और संविधान में इसको भाग 3 के अनुच्छेद 23 में अनुपालन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जो है इसको भारतीय संविधान के किस भाग या किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुपालन किया गया, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया। और इससे संबंधित एक वैश्विक सम्मेलन किया गया था, वह किया गया था 10 मई 1950 को। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपको अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 से संबंधित याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कुल 25 धाराएं हैं। तो धारा 1 में किस चीज़ का वर्णन है? तो इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवृत्ति, यानी यह लागू कहाँ पर हुआ, इसका बात कहा गया है। तो इसका नाम क्या है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। विस्तार कहाँ है? तो संपूर्ण भारत में। और लागू कब से हुआ? तो 30 दिसंबर 1956 से सभी धाराओं सहित यह लागू हुआ। धारा 2 में हमेशा की तरह परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें वयस्क, अवयस्क, इन सभी की परिभाषाएं दी गई हैं। फिर आता है धारा 3 जो कि महत्वपूर्ण है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत वैश्यालय चलाना या वैश्यालय बनाए रखना या वैश्यालय के लिए परिसर को किराए पर देना दंडनीय अपराध है। प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा, और दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक की कठोर कारावास और 2000 रुपये तक की जुर्माना किया जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 3 के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि प्रथम बार दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 जुर्माना, और दूसरी बार अगर दोष सिद्ध हुआ तो 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा और 2000 जुर्माना रखा जाएगा। इसके बाद अगला है धारा 4, जिसमें वैश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दंड की बात कही गई। अर्थात 18 वर्ष के ऊपर की आयु का अगर कोई व्यक्ति जो अपनी जीविका के रूप में जानबूझकर वैश्यावृत्ति को अपनाता है तो उसे 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। यह बात किसमें कही गई है? तो यह बात कही गई है धारा 4 में। फिर आता है धारा 5, और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति से वैश्यावृत्ति करवाने के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि 7 वर्ष से 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से भी दंडित होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से वैश्यावृत्ति करवाता है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो सहमति से अगर वैश्यावृत्ति करवाता है तो 7 वर्ष की सजा होगी, और असहमति से अगर वैश्यावृत्ति करवाता है तो उसको 14 वर्ष की सजा दी जाएगी। ठीक है, फिर अगला है धारा 6, जिसमें किसी व्यक्ति को वैश्यावृत्ति कराने के लिए किसी परिसर में निरुद्ध रखने के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत आजीवन कारावास तक से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको धारा 6 के बारे में याद रखनी है। इसके बाद अगला है धारा 7। तो इसके अंतर्गत किसी लोक स्थान या उसके आसपास वैश्यावृत्ति करने या कराने के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है, जो कि 7 वर्ष तक के कठोर कारावास तक का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लोक स्थान की बात हो रही है, जैसे कोई धर्मशाला है या फिर होटल है, अगर वहाँ पर या उसके आसपास कोई भी वैश्यावृत्ति करता या कराता है तो उसको 7 वर्ष तक की कठोर कारावास हो सकती है। यह कहा गया है धारा 7 में। फिर अगला है धारा 8, जिसमें वैश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए याचना करना या इशारा करने के लिए दंड का प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत स्त्री को भी दंडित किया जाएगा जो किसी अज्ञात व्यक्ति से छेड़खानी करती है। इसके तहत 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपये तक के जुर्माने का दंड का प्रावधान
रखा गया है। मतलब ये धारा यह भी कहती है कि अगर कोई भी स्त्री किसी अज्ञात व्यक्ति से छेड़खानी करती है तो उसको भी दंड दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 9 जो कि अपराध से संबंधित है। तो यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी महिला या लड़की को उसकी अभिरक्षा, प्रभार या देखरेख में रहते हुए वैश्यावृत्ति के लिए लुभाते हैं या सहायता करते हैं या दुष्प्रेरित करते हैं। तो पहली बार दोष सिद्ध अगर होता है, मतलब अगर पहली बार पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 3 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा, सादा नहीं, और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर दूसरी बार वह दोषी के रूप में पाया जाता है तो उसको दंड के रूप में 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको धारा 9 से संबंधित याद रखनी है। इसके बाद अगला है धारा 14। इसके तहत जो अपराध है उसको संज्ञेय बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, तो याद रखिएगा कि धारा 14 के अंतर्गत जो अपराध है उसको संज्ञेय बनाया गया है। फिर बात कर लेते हैं धारा 15 की। तो इसके तहत बिना वारंट के भी तलाशी ली जा सकती है। मतलब कि धारा 15 यह आदेश देता है कि कहीं पर अगर वैश्यावृत्ति का पता चलता है तो बिना वारंट के भी वहां पर तलाशी ली जा सकती है। फिर अगला है धारा 16। इसके अंतर्गत उप निरीक्षक मतलब एसआई या उसके ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी वैश्यावृत्ति से किसी भी व्यक्ति को छुड़ा सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण धारा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि धारा 16 क्या कहती है कि उप निरीक्षक यानी एसआई या उसके ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी वैश्यावृत्ति से किसी भी व्यक्ति को छुड़ा सकते हैं। फिर धारा 18 की बात करें तो वैश्यागृह को बंद कराने की बात हो रही है। तो बंद कौन कराएगा? तो वह मजिस्ट्रेट करवाएगा। वह मालिक को आदेश देता है कि 7 दिन के भीतर बंद किया जाए जो वैश्यागृह है वह। ठीक है, तो कौन करवा सकता है वैश्यागृह को बंद? तो मजिस्ट्रेट करवा सकता है 7 दिनों के अंदर। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 19 जिसमें संरक्षण गृह में रखे जाने के लिए आवेदन की बात कही गई है। तो कोई महिला या लड़की जो वैश्यावृत्ति कर रही है या उसे वैश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जा रहा है वह उस मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह वैश्यावृत्ति कर रही है या वैश्यावृत्ति करने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है, तथा यह आदेश देने के लिए कि उसे संरक्षण गृह में रखा जाए। ठीक है, मतलब कि वह आवेदन कर सकती है उस मजिस्ट्रेट को जिसकी सीमा के अंतर्गत वो वैश्यावृत्ति कर रही है, उसको करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती मजबूरी से, तो आवेदन करके वो संरक्षण मांग सकती है। यह कहा गया है धारा 19 में। फिर अगला है धारा 21 जिसमें संरक्षा गृह की बात कही गई है। तो राज्य सरकार जितने संरक्षा गृह चाहे वह खोल सकती है, यह धारा 21 के अंतर्गत कहा गया है। फिर अगला है धारा 22 जिसमें परीक्षण की बात कही गई है। तो धारा 2 के खंड ग में परिभाषित मजिस्ट्रेट के निम्नतर कोई भी न्यायालय धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7 या धारा 8 के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे 14, 15 और 16। फिर इसके बाद आता है धारा 25 जिसमें राज्य में अधिनियम में लागू होने की तारीख से उस राज्य में पहले से मौजूद सभी राज्य अधिनियमों को निरस्त करती है जो कि अनैतिक व्यापार और वैश्यावृत्ति से संबंधित थे, जिससे कि जो पहले वाले बने हुए कानून हैं और अब वाले कानून के बीच में विरोधाभास ना हो। इस कारण से जो पहले बने हुए कानून थे तो इस कानून के लागू होने के बाद उनको पहले से निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और हाँ, आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मूल विधि की लगभग मैंने 9 से 10 वीडियो अपलोड कर दी है, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, या फिर अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा यूपी जीके ट्रिक की भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें 25 से 30 वीडियो पहले से अपलोड हैं, तो आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई चाहे वह मूल विधि की वीडियो हो, इंडियन ज्योग्राफी की हो, आर्ट एंड कल्चर की हो या फिर स्पोर्ट की हो, किसी भी वीडियो की अगर आप फ्री में PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।